भोली भाली जनता से डरियो। जो लोग भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बात करते थे, आज उनके अलायंस में कौन? चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। अरे बेटा, एक नहीं, भाई, दूसरा भाई, फर्स्ट ब्लड रिलेटिव एक बताइए जिसके पास कोई पद ना हो। मेरा सवाल क्या? पूरी बात सुनिए। मैं ताली बजाने वालों से पूछना चाहता हूं। मैं पूरे देश को भट्टा बैठा दिया आप लोगों ने, झूठ बोल बोल के। इंदिरा जी की हत्या प्रधानमंत्री आवास में हुई थी और सबके सामने हुई थी। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार, और जनता आपका जोरदार अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम के अंदर। 2024 के संग्राम का बिगुल बज चुका है। लोकसभा चुनाव में फिलहाल काफी वक्त है, लेकिन विपक्ष की तैयारी देखकर लग रहा है कि इस बार घमासान जोरदार और घनघोर होगा। बेंगलुरु में 26 दलों ने गठबंधन का नाम यूपीए से बदलकर इंडिया क्या कर दिया। विपक्ष और सरकार के बीच में, यानी एनडीए के बीच में लड़ाई आर पार की हो गई, और इस बार एनडीए को इंडिया जरूर हराएगा, यह नारा दिया गया। दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि विपक्ष इंडिया नाम पर पॉलिटिक्स कर रहा है, सियासत कर रहा है। वैसे खबर तो यह भी है कि महीनों से 2024 के महागठबंधन के लिए राज्य दर राज्य भटकने वाले नीतीश बाबू को साइडलाइन किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर के भी खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस और ममता बनर्जी ने उनकी एक नहीं मानी। हालांकि विपक्ष की बैठक के बाद नीतीश बाबू ने एक्स्ट्रा लार्ज स्माइल के साथ मीडिया के सामने आए और मनमुटाव की बात से इंकार कर दिया। कहा, मैं ऐसे ही जल्दी आ गया था, कुछ काम था। लेकिन सवाल है, क्या नाम इंडिया रख लेने से 2024 में भारत की वोट मिल जाएगी? क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस और लेफ्ट से दूरी रखना चाहती है, और लेफ्ट और कांग्रेस भी यही करना चाहते हैं। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ नहीं है। दोनों की, यानी कांग्रेस की लोकल लीडरशिप पंजाब और दिल्ली में खिलाफ है आम आदमी पार्टी के। उद्धव ठाकरे पहले से बहुत कमजोर हो चुके हैं। शरद पवार की ताकत भी लगभग खत्म हो चुकी है। दावे तो यह भी होते हैं कि बिहार में आरजेडी अंदर ही अंदर नीतीश कुमार को खोखला कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि 2024 में विपक्ष के सपने कैसे पूरे होंगे। बीएसपी अलग है, केसीआर अलग है, नवीन बाबू अलग है, यानी नवीन पटनायक अलग है। क्या अब की बार वोट काम पर मिलेगा या इंडिया के नाम पर मिलेगा? ये आज के चर्चा में हम इसी मुद्दे को उठाएंगे, यानी आज का आर पार का एडिशन इसी विषय पर होगा, जनता जनार्दन के बीच। आप तो नामदार हैं, नामदार, हम तो कामदार हैं। 2024 का मैदान तैयार है, सेनाएं भी लामबंद हो चुकी हैं। एनडीए की 39 पार्टियों के सामने विपक्ष की 26 पार्टियां दम भर रही हैं। इस बीच विपक्ष ने अपने गठबंधन को इंडिया नाम देकर एनडीए पर वैचारिक बढ़त लेने का दांव चला है। कि गलबहियां मिशन नहीं है, मजबूरियां है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। This is a fight between India and the BJP. It is a fight between India and Mr. Narendra Modi. खबर यह भी है कि विपक्ष के खेमे में सब कुछ ठीक नहीं है। आरोप है कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार की पूरी मुहिम को हाईजैक कर लिया है। ये भी दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार इंडिया नाम रखने के भी खिलाफ हैं, लेकिन राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने उनकी एक नहीं सुनी। हालांकि नीतीश कुमार फिलहाल तो इन सभी दावों को गलत बता रहे हैं। आज कह रहा है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें थे ही नहीं, तो हम ही तो कह के सब बात मानिए लिया है सब, और वहां से उठ के हम चले आए यहाँ, इसलिए कि मेरी इच्छा राजगीर की हो रही थी ना। नीतीश कुमार जी वहां से निकले हैं
तो उनको सपना में ये लगा होगा कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हों, इसलिए वो गए थे। हो सकता है इसी के लिए नाराज होकर लौटे हों। दूसरी ओर मायावती, केसीआर, जगन मोहन रेड्डी, असदुद्दीन ओवैसी को अभी किसी भी गठबंधन में एंट्री नहीं मिली है और इसका गुस्सा इन नेताओं के बयानों से झलक भी रहा है। उस मीटिंग में शिवसेना है, शिवसेना सेकुलर हो गई है क्या? दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी ने तो आर्टिकल 370 के था उसका सपोर्ट किया बीजेपी को। उस मीटिंग में नीतीश कुमार है जो एनडीए बीजेपी से मिलकर पहले मुख्यमंत्री बने। विपक्ष अपने गठबंधन के नाम को गेम चेंजर बता रहा है तो एनडीए इसे मौका परस्त सियासत ठहरा रहा है। सवाल है कि 2024 में जनता वोट नाम पर देगी या फिर काम पर। तो वोट पड़ेगा नाम पर या काम पर? जनता जनार्दन मेरे साथ है। आइए एक एक करके परिचय कराते हैं। आज मैं कह सकता हूं कि एनडीए और इंडिया यानी जो नया गठबंधन है उसके कई पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं। मेरे साथ मौजूद है सबसे पहले टीम एनडीए से डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के और प्रवक्ता, धीरेन्द्र कुमार, प्रवक्ता एलजेपी के, और टीम इंडिया जो टीम यूपीए हुआ करती थी पहले, उससे मौजूद है आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, राजकुमार भाटी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता आरजेडी के, और जनता जनार्दन आपका जोरदार अभिनंदन है जी। चलिए अब मैं इस चर्चा की शुरुआत कर लेता हूं। और मृत्युंजय तिवारी, शुरुआत के 60 सेकंड आज मैं इसलिए आपको दे रहा हूं क्योंकि बिहार से ही यह सारा कुनबा चला, लेकिन नीतीश बाबू को ही इन लोगों ने साइड कर दिया या फिर खबर गलत आई? क्या आपको लगता है कि इंडिया होने से इनका पूरा समर्थन मिल जाएगा आपको? देखिए, जो बातें मीडिया में खबरें आए कि आदरणीय नीतीश कुमार जी नाराज हैं या ये सब चीज़ जो खबर चली, इसका तो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अपने वक्तव्य से स्पष्ट कर दिया। तो ये खबरें चलवाई जाती है इसलिए कि हमारे विरोधी बीजेपी परेशान है। जब से विपक्षी एकजुटता की मुहिम की शुरुआत बिहार से हुई, वो अब रंग ला रही है। उसकी सफलता की गारंटी बेंगलुरु की बैठक में देखिए कि 26 दल उस बैठक में शामिल हुए जी। और इसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, बीजेपी को एनडीए याद आई। अपने सहयोगी जो बड़े बड़े सहयोगी थे, जो पुराने थे, वो सब छोड़कर चले गए, लेकिन छोटे छोटे दलों को जो एक दूसरे से टूट कर गए, वो सारे दलों को लेकर के वो अपना दिखाने लगे कि कुनबा। कल तक जो कह रहे थे एक अकेला सब पर भारी, 38 दलों को बुलाना पड़ा, नगरी नगरी द्वारे द्वारे जाना पड़ा। आप कल तक कह रहे थे 38 करेंगे, ये 39 हो गए हैं। आपके अपने 60 सेकंड में बात को रखा। अब धीरेन्द्र कुमार जी आपके पास आता हूं। एक मुझे कहानी याद आई, आपकी झोपड़ी भी जली लेकिन फिर सवार होकर आप उसी तरफ चले गए। ऐसा क्या हुआ? मजबूरी थी या कुछ और कमजोरी थी? न मजबूरी थी अमीश भाई, न कमजोरी थी। न मेरी झोपड़ी जली है, न मेरा महल जला है। हमारे नेता कानून के तहत जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, पार्टी हमारी तोड़ी गई भाई साहब के द्वारा। राजद और इनके अभी जो वर्तमान में एनडीए में बता रहे वो मंत्री एनडीए में 10 सेकंड के लिए मुझे बोलने तो दीजिए। मैं आपको, आपका अधिकार है बोलने का, लेकिन थोड़ा तो साफ गोई से बोलिए। आप कह रहे हैं पार्टी राजद ने तोड़ी, लेकिन वो गई एनडीए के अंदर। वही से मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा धैर्य से सुनिए तो सही जी। नीतीश कुमार जी आज तक किए क्या? सिर्फ तोड़ जोड़ की राजनीति। इसीलिए जो ललन बाबू हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनको बराबर पॉलिटिकल डायनामाइट बोलता हूँ। ये शब्द वो आज तक तोड़ने का काम उन्होंने किया है। अब ये लोग जो कह रहे हैं बिहार में, एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, अगर कहिए तो मैं गुनगुना दूं। जी जी जी। एक दूसरे पे करते हैं वार हम, वार या प्यार, एक दूसरे के लिए बेकार हम, एक दूसरे के वास्ते देना पड़े तो सीटों में, सीटों में इसलिए उनको एक दूसरे के वास्ते देना पड़े तो नहीं तैयार हम। ये गा किसके रहे हैं? तैयार हम। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं सुधांशु जी से पूछूंगा बाद में, इशारों को समझ, अगर समझो तो राज को राज रहने दो। लेकिन मैं आलोक जी के मैं आता हूं आपके पास। आलोक शर्मा मैं आपके पास आता हूं। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन एक सवाल जरूर है, क्या आपको लगता है कि वोट नाम पर मिल जाएगा या काम पे मिलेगा? क्योंकि जनता ने बोला कैसे मिल जाएगा नाम पर वोट?
देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक तो मोदी जी ने तमाम वोट जो अपने नाम पर ही मांगे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो नाम पर वोट मांगने वाले तो मोदी जी थे, और वो नाम अब पूरी तरह से आरएसएस ने कर दिया खारिज। क्या मोदी जी के नाम पर या हिंदुत्व के नाम पर, केवल इस नाम पर हम जीत नहीं सकते हैं, और कर्नाटक इसका जीता जागता उदाहरण है। ये तो आरएसएस कह रही है। अब बात आती है काम की। काम अभी पूरा देखा पिछले 77-78 दिनों से किस तरह से मणिपुर जला है, और किस तरह से डबल इंजन की सरकार वहाँ पर आग में दरस्त होकर जिस तरह से पूरे मणिपुर को झोंक दिया है। उसके बाद भी आप कहते हैं कि काम बहुत अच्छा है। देश के ऊपर 4 गुना के करीब, 3.5 गुना के करीब कर्जा बढ़ा दिया। एक किसान के ऊपर 32,000 रुपये का कर्जा था, वो 74 पर पहुंच गया। बेरोजगारी और महंगाई हाईएस्ट है। 1150 रुपये का सिलेंडर है। चीन घुसकर बैठा है, मोदी जी क्लीन चिट दे रहे हैं। उसके बावजूद आप कहते हैं कि काम पर वोट मिलेगा। जी सुधांशु त्रिवेदी, अब इनका नाम इंडिया हो गया है। आपके मुख्यमंत्री है हेमंता बिस्वा शर्मा, अब उन्होंने अपने नाम के आगे भारत लगा दिया। तो क्या इन्होंने अपना नाम इंडिया रख लिया है तो आप इंडिया को पसंद नहीं करते? ये एक अंडरलाइन मैसेज देने का प्रयास कर रहा है दूसरा गठबंधन। क्या करिएगा आप? इसका भी मैं जवाब देता हूं। पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये जो विपक्षी दल पहले पटना में फिर बेंगलुरु में मिले, ये कौन है? काम की बात करते हैं ना, ये सब वो हैं जो भ्रष्टाचार में डूबे और उतराए हैं। ये वो हैं लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद चुके चुकाए हैं। ये वो हैं जिसमें से कई लोग, राहुल गांधी जी जैसे, कुर्सी छोड़ के भागे भगाए हैं, और हमारी तरफ मोदी जी तपे तपाए और आजमाए। लेकिन आप कह रहे हैं कि मोदी जी तपे तपाए हैं, आजमाए हैं, तो जब एक अकेला सब पे भारी था तो 38 क्यों लाए गए? उस पर भी मैं बात बताता हूं। देखिए, जो अकेला था ना, उसको तो कितना अकेला करने की कोशिश की गई पिछले 23 साल से। गुजरात से लेके, देश से लेके विदेश तक चिट्ठियां लिखी गई, मगर आज उसकी हैसियत देखिए कि देश की जनता तो साथ में आई, भारतीय जनता पार्टी और सारे दल तो साथ आए, और आज स्थिति यह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पे खड़े होते हैं तो रशिया कहता है इंडिया इज अवर ट्रेडिशनल एलाई, और अमेरिका कहता है स्ट्रेटेजिक एलाई। तो मोदी जी के लिए तो वो है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जो जुड़ते गए और काफिला बनता गया। अरे हमारे यहाँ बिल्कुल तय, नेता क्लियर, ये बात आपकी पक्की है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। एक लाइन और कह दूं जी सर, एक लाइन और कह दूं। जी इन्होंने बहुत अच्छी, एक मैंने मतलब एक लाइटर नोट, आप भी कुछ गुनगुनाएंगे? एक लाइन ऐसे वही बता रहे हैं। पहले मैं एक बचपन में मैंने कविता सुनी थी, हास्य व्यंग की कविता थी, कि एक लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो अपने पति को प्रेम पत्र लिखती है, तो किसी और से लिखवाती, फिर कहती नहीं फर्स्ट और लास्ट लाइन हम लिखेंगे। तो उसको समझा जाता क्या लिखना, कहता सबसे पहले तुम लिखना प्राणनाथ, और अंतिम शब्द लिखना आपके चरणों की दासी, तो वो खुश हो जाएगा। अब वो याद करके जाती, लास्ट में वो क्या लिख देती, ऊपर लिखती है चरणदास, और नीचे लिख देती आपके प्राणों की प्यासी। आज स्थिति ये है, ये सारे दल बेंगलोर में जाकर एक दूसरे के चरणदास, और कलकत्ता में इनकी पार्टियां एक दूसरे की खून की प्यासी। जी दिन पहले हुए चुनाव। राजकुमार भाटी, अब आपने लंबा बोला। राजकुमार भाटी, राजकुमार भाटी आपसे मेरा पॉइंट है। देखिए, एक चीज उनकी क्लियर है कि उनका नेता नरेंद्र मोदी है, जो पिछले 9 साल से प्राइम मिनिस्टर है, और उसी के साथ वो लोग जाएंगे। आपके नेता पर सवाल है। बेंगलुरु से जैसे ही बैठक खत्म हुई तो ममता बनर्जी की सांसद और नेता ने बोला कि ममता बनर्जी सबसे लोकप्रिय है, उन्हीं को प्रधानमंत्री होना चाहिए। दूसरी तरफ से आवाज आई कि अरविंद केजरीवाल कौन से कम है, उनकी तो 2 राज्यों में सरकार है। फिर क्या आपको लगता नहीं है खेल अभी बाकी है? पंछी की पीड़ा पर जिसने सुंदर गीत सुनाया है, अभी अभी वो एक तंदूरी मुर्गा खाकर आया है। बातें तो इनकी बहुत अच्छी होती हैं, बातें तो ऐसा लगता है कि देश को बदल के रख देंगे। ये दावा करते हैं कि मोदी जी ने यूक्रेन रूस का युद्ध रुकवा दिया था, लेकिन मोदी जी मणिपुर में फेल हो गए। मणिपुर की हिंसा नहीं रोक पा रहे हैं, बोल तक नहीं रहे हैं। आपने अभी जो सवाल उठाए, देखिए, जो अभी जो डिबेट शुरू हुई, 3-4 ऐसे शुभ संकेत मिले कि हमें लगता है कि इंडिया की सरकार तो बनने वाली है। जो बार बार हमें समझाते थे, ये नाम बदलते थे, इनकी केंद्र सरकार नाम बदलती थी, इनकी उत्तर प्रदेश सरकार नाम बदलती थी, मुगल सराय का नाम दीनदयाल नगर कर देते थे, लखनऊ का नाम बदलना चाहते हैं, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया। हम कहते थे नाम बदलने से क्या होता है, ना शहर तो वही रहेगा, सुविधा तो बढ़ेंगे नहीं। आज वो हमें उपदेश दे रहे हैं
कि नाम बदलने से क्या होता है, इंडिया नाम रखने से क्या होता है। ये परिवर्तन देखिए आप। तीसरी बात इन्होंने कहा, नाम पर नहीं काम पर वोट मिलेगी। जो 38 पार्टियां एनडीए में हैं, पहली बात तो जो अहंकारपूर्ण घोषणा लोकसभा के अंदर की गई थी, एक अकेला सब पर भारी, वो खोखली साबित हो गई। अकेला इतना डरा कि ऐसे ऐसे दल इकट्ठे कर लिए जिनके नेताओं के नाम सुधांशु जी भी नहीं जानते। मेरा दावा है उनके नाम ये भी नहीं बता सकते उन नेताओं के। और ये 38 जो पार्टियां हैं अमीश जी, लेकिन आपने मैं आखिरी दो बात जी, ये जो 38 पार्टियां हैं, 24 तो इनमें ऐसी हैं जिनका आज तक खाता ही नहीं खुला है, जिनकी कोई सीट नहीं। सही बात आप कह रहे हैं, 24 का खाता नहीं खुला है, आपका सही है। जी 11 पार्टियां नॉर्थ ईस्ट से हैं, जहां से कुल 25 लोकसभा सीट आती हैं। सर है तो देश का अभी मणिपुर बोले थे, अभी आ गए नॉर्थ ईस्ट, जहां से कुल मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं कि संख्या बढ़ाने के लिए देश में 1200 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं जी। संख्या तो 1000 तक भी ले जाएंगे, लेकिन उनकी हैसियत क्या है? जो एनडीए के 7 पार्टियां हैं, उनके टोटल वोट पिछले चुनाव में 2 करोड़ थे, और जो इंडिया के बीजेपी का अपना ही 303 का नंबर है, तो बाकी का क्या करिएगा? आपका कितना नंबर है? एक सेकंड। और जहां तक आपने बोला भाई इलाहाबाद का नाम प्रयागराज बदल दिया, नाम बदला नहीं है, जो उसका वास्तविक नाम था उसको लेके आया गया है। फर्क है दोनों में। अब जो फर्क है दोनों में, अब इलाहाबाद का जो नाम प्रयागराज पहले था, इसलिए वो सवाल ये है, मुन्ना जी आपके पास सवाल ये है, और आलोक शर्मा एक सेकंड जी सवाल ये है कि चाहे हम उसे प्रयागराज कहें चाहे इलाहाबाद कहें, सड़कें तो जू की तू रहेंगे। ठीक है, आपकी बात को मैंने माना, उन्होंने कहा नाम में क्या, प्रयागराज बदला हुआ नाम नहीं है, प्रयागराज ओरिजिनल नाम है जी। अब मैं सुधांशु आपके पास आता हूं और फिर आलोक शर्मा के बाद। सुधांशु 30 सेकंड में मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आपने 38 दल इकट्ठा करे, जो बात राजकुमार भाटी ने बोली वो लॉजिकल है। अब उसमें से कई दल तो ऐसे हैं, 24 दल हैं लगभग, जो मेरा पास नंबर है, जिनका कोई भी लोकसभा सांसद नहीं है। और क्या आपको लगता नहीं है कि उद्धव ठाकरे उस तरफ है लेकिन शिंदे आपकी तरफ है, शरद राव पवार उनकी तरफ है, अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल आपकी तरफ है, तो कहीं ना कहीं आप डिवाइड एंड रूल का गेम खेल रहे हैं अलायंस पार्टनर्स के अंदर। देखिए, जहां तक अगर ऐसी बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी का एक भी लोकसभा में सांसद नहीं है। अगर इनसे पूछे समाजवादी पार्टी का यूपी के बाहर कितने सांसद हैं, जदयू के बिहार के बाहर कितने सांसद हैं, तृणमूल के बंगाल के बाहर कितने सांसद हैं, वो बात अपनी जगह है। पर बंगाल में तो है ना, बंगाल के बाहर कितने सांसद हैं, और सब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, राजभर जी के राष्ट्रीय जनता दल। मैं पूछता हूं राजभर जी के कितने सांसद हैं? सर राजभर जी के कितने सांसद हैं? मैं तो कह रहा हूं ना, ऐसी अनेक पार्टियां हैं। पार्टी के कितने सांसद हैं? मैंने तो छोटों की नहीं, बड़े बड़ों की बात बोली, और बहुत अच्छी बात। ये छोटे दल है? नहीं, मैंने, इन्होंने कहा ना छोटे, हमने कहा बड़े दल। आपने जो बोला, इन्होंने जिस पे टिप्पणी की, घमासान होगा जनाब, घमासान होगा और जरूर होगा, मगर जानते किसमें होगा? ये तथाकथित इंडिया के दलों में आपस में होगा घमासान। अभी देखिए जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, अभी तो फूफाई रूट के गए हैं, उसके बाद आप देखिएगा क्या होगा। सुनने में क्या आया कि ये लोग जब वहां जाके बेंगलोर में मिले तो केजरीवाल जी कांग्रेस वालों के साथ मुखातिब नजर नहीं आ रहे थे, ऐसी न्यूज आई। ममता बनर्जी जी, आपकी बड़ी नजर थी वहां पर। सुनिए तो, अरे नजरें तो पूरी सुनिए। और जो ये भी थे, चार्टर्ड प्लेन से आ रहे थे, मगर नीतीश जी बाबू पहले आ गए, पटना में उतर के भी मीडिया से नहीं बोले, फिर भी मिलने जाते हैं। तो जैसे इन्होंने बोला था ना, तो मुझे पुराने गीत की एक पंक्ति याद आती, जो कांग्रेस के नेता, जो गठबंधन है तथाकथित INDIA, इसके ऊपर कि मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया। ठीक है, एक लाइन और कह दूं, इंडिया, एक मिनट, इन्होंने कहा इंडिया नाम, वैसे नाम से कुछ होता है तो राहुल गांधी के नाम में गांधी होने से महात्मा गांधी याद आ जाते हैं, मगर शॉर्ट फॉर्म अगर कहते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC है ना, मैंने आज तक किसी को इंक कहते नहीं सुना जी। अब क्या इंक खत्म हो गई क्या? मतलब जो जी, आलोक शर्मा एक स्पेसिफिक सवाल, जैसे बीजेपी के साथ, मतलब एनडीए के साथ 24 दल ऐसे हैं जिनका कोई सांसद नहीं है। दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी ने आपकी सरकार को हराया, पंजाब में आपकी सरकार को, यानी कांग्रेस की सरकार को हराया, और सिर्फ हराया नहीं, दिल्ली में तो 2 टर्म में इस तरह की सिचुएशन हुई। और आपकी लोकल लीडरशिप, चाहे वो अजय माकन हो, चाहे वो संदीप दीक्षित हो, चाहे वो पंजाब में प्रताप सिंह बाजवा हो, वो सब लोग आज कहते हैं कि ये सही नहीं है। क्या आपको लगता नहीं है कि वही गलती जो मुलायम सिंह यादव को सीएम बनाने की कांग्रेस ने करी थी, जो लालू यादव को सीएम बनाने की कांग्रेस ने करी थी, जो अरविंद केजरीवाल को सीएम बनाने की गलती करी थी, और उसके बाद कांग्रेस का हाल बुरा हो गया उन राज्यों के अंदर, क्या वही गलती आप लोग कर रहे हैं?
देखिए, मुझे लगता है 1989 के बाद से देश के अंदर गठबंधन की ही सरकारें हैं और बीजेपी ने शायद हिंदुस्तान की कोई पार्टी नहीं छोड़ी होगी जिसके साथ मिलकर सरकार नहीं बनी। जी, चाहे पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कोई पार्टी रही हो, इन्होंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी। चाहे मायावती जी हो, सब लोगों के साथ इन्होंने सरकारें बनाई। और आज तो हालत ये है कि बीजेपी दूरबीन लेकर ढूंढ रही है कि किस किस को साथ मिलाया जाए। हो सकता है हमसे गलती हुई हो सकता है हमने जल्दबाजी में कदम उठाया हो, तमाम तरह के सवाल हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम विषयों के साथ हो सकता है मेरा आज भी पर्सनल लेवल पे भी मतभेद हो, मेरे नेताओं का भी मतभेद हो, लेकिन आपके बीच में वो नहीं बोले। ठीक है, आपके बीच में वो नहीं बोले। गिव हिम 30 सेकंड। आप थोड़ी देर कविता याद करो पहले, उसके बाद बोलना। डस्टबिन लेके खोज रहे हैं। कविता याद कर लो पहले। मैं समझता हूं कि आज अगर पूरा विपक्ष जिसमें मतभेद भी है और अगर वो एक इकट्ठा होकर मोदी जी के खिलाफ आ रहा है, जिस मंच में 7-8 मुख्यमंत्री बैठे हों और पूरे हिंदुस्तान में कोने कोने से मुख्यमंत्री वहां पर बैठे हों, तो ये समझ लीजिए कि देश की सरकार कितनी अनपॉपुलर है, देश की सरकार के खिलाफ कितना बड़ा माहौल है। मुद्दे की बात यह है कि जो लोग भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बात करते थे, आज उनके अलायंस में कौन है? चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग, वो इनके अलायंस में। एक तरफ 24 घंटे पहले देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार से सबको, मैं एक अकेला सब पर भारी, और फिर तमाम वो छगन भुजबल से लेकर तमाम लोग जिनके खिलाफ ईडी के तमाम केस थे वो सब भाजपा में आ गए। ठीक है, तो हम केवल ये कहना चाहेंगे कि जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन है वो वॉशिंग मशीन भी अब फेल हो जाएगी। वॉशिंग मशीन फेल हो जाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी पर आपने जवाब नहीं दिया। मैं आपसे लूंगा आके जवाब। सुधांशु त्रिवेदी, जवाब आलोक शर्मा की बात। देखिए, यहां कह रहे हैं दूसरे दलों की बात, मैं तो कह रहा हूं इन दलों के अंदर की हालात देख लीजिए। शिवसेना में समझ ही नहीं आता ये इधर कौन रह गया उधर कौन चला गया। एनसीपी में देख लीजिए इधर कौन है उधर कौन है। और ये कांग्रेस जो नेतृत्व कर रहे हैं, भारत की तथाकथित सबसे पुरानी पार्टी, इसके आज तक कितने विभाजन हुए हैं। मैंने बचपन में अटल जी का एक स्पीच सुना था, तो उन्होंने कहा कांग्रेस के इतने टुकड़े हुए, पहले आप याद कर लीजिए, अभी वर्तमान में जो है याद कर लीजिए, ये तृणमूल कांग्रेस भी कांग्रेस का हिस्सा थी, ममता बनर्जी जी, एनसीपी शरद पवार कांग्रेस का हिस्सा थे, जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस का हिस्सा थे। और पिछले 50-60 सालों में कांग्रेस आर, कांग्रेस एस, कांग्रेस ओ, कांग्रेस यू, और उन्होंने मजाक में कहा था कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। अरे भाई, आपकी तो पार्टी में, और अभी देख लीजिए आज की डेट में, मैं छोटे मोटे नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, जो चीफ मिनिस्टर है गुलाम नबी आजाद साहब छोड़ के चले गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह छोड़ के चले गए, विजय बहुगुणा छोड़ के चले गए, किरण कुमार रेड्डी आंध्र के चीफ मिनिस्टर छोड़ के चले गए। अरे जनाब, आप बाकी दल तो छोड़िए, पहले अपना तो संभाल लीजिए घर के अंदर, तब दूसरे को ज्ञान दीजिए कि साहब आप दूसरे ले पा रहे हैं। ठीक है, आज लगभग 70 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जो कांग्रेस से गए और इनके यहां पर जाके बैठ गए। इन्होंने सबको अपना लिया है। आज 6 मुख्यमंत्री इनके यहां हैं जिनकी रूट्स पुरानी कांग्रेस की। आज तमाम ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के ऊपर, जिनके जब वो कांग्रेस में थे, हेमंत बिश्व शर्मा से लेकर एन बीरेन कुमार सिंह से जो मणिपुर के हैं वो भी कांग्रेस में थे, हेमंत बिश्व शर्मा भी कांग्रेस में थे, और तमाम लोग। इसे इकबालिया बयान कहते हैं। 10-12 केंद्रीय, ये इकबालिया बयान है, वो इनके पास चले गए, उपलब्धि तो नहीं है ना। एक सेकंड, वो सारे जब कांग्रेस में थे तब बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे वो। उनकी सीढ़ियां आती थी, बीजेपी पूरे मीडिया का समय खा जाती थी कि साहब इनसे भ्रष्ट कोई नहीं, और उसके बाद सब वो बीजेपी में चुपचाप चले जाते हैं। आपने भ्रष्ट की बात हुई तो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? आलोक जी, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी है कि नहीं? अगर न्यायालय उनको भ्रष्टाचारी कहेगा तो वो भ्रष्टाचारी हैं, और न्यायालय नहीं कहेगा ये फेल होंगे। इनकी सरकार है, इनको प्रूव करना है। मृत्युंजय तिवारी, देखिए बिहार से वो आए हैं, गाना गा के सुना रहे हैं। अब पब्लिक कुछ डिमांड कर देगी आपसे। एक सवाल का जवाब गा के सुनाएंगे, गा के नहीं भैया, मृत्युंजय जी से। अच्छा, गाइएगा मत पर। नहीं गाएंगे, हाँ गाएंगे। इनके पूछ लीजिए कि लालू प्रसाद जी भ्रष्टाचारी है कि नहीं। क्या लालू प्रसाद जी भ्रष्टाचारी है कि नहीं? इसका जवाब उनसे मृत्युंजय जी से पूछ लीजिए। सजा याफ्ता हो गया, आप मानते हैं कि नहीं, ये पूछ लीजिए। अरे उनके नेता इनसे मत पूछवाइए, इनसे पूछवा लीजिए। आलोक शर्मा जी से, लालू यादव जी भ्रष्टाचारी है कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, एक सेकंड उनसे पूछ लिया। 10 सेकंड। छगन भुजबल भ्रष्टाचारी हैं? पहले उन पर बोलिए ना। लालू यादव से पूछ रहा हूँ। सजा याफ्ता है, उसमें कौन मना कर सकता है? लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, उनमें कौन मना कर सकता है? लालू यादव सजा याफ्ता है, कौन मना कर सकता है? जवाब 10 सेकंड। वो समझेंगे क्या भोर का अर्थ जिन्हें सूरज की चर्चा से लू लग गई है।
ये लड़ाई है गरीबी अमीरी की, ये लड़ाई है सच और झूठ की, और ये बात कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। अभी ये गरीबों का थाली खाली है। लालू प्रसाद जी का दोष यही है, उन्होंने गरीबों के साथ न्याय किया, गरीबों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ी, मजदूरों की लड़ाई लड़ी, जानवरों के साथ क्या किया? चारा खाने का चारा खाकर गरीबों के साथ न्याय हो रहा था। अभी बता रहे हैं जी, राजनीतिक लड़ाई लड़ने का चारा हमारे विरोधियों के पास नहीं है, ये चारा का आरोप लगा रहे हैं। सुन लीजिए, एक सवाल, सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए, 10 सेकंड वाले फिर सवाल। भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पर आरोप लगा रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी परिवारवाद बंगलौर की बैठक में जी चिराग पासवान जी से गले मिल रहे थे, अजीत पवार जी से गले मिल रहे थे, मांझी जी के साथ उनके पुत्र थे। ये कैसा दोहरा मापदंड है? बताए देश की जनता, बताएं सुधांशु जी। हम जवाब बताएंगे, हमारे नेता की बात। अब आपने 10 सेकंड का बोला था, मैंने आपको उससे बहुत ज्यादा समय दिया। लास्ट गाना भी सुन लीजिए। एक तो ये गाना बड़ा गाना गाते हैं, हाँ बहुत पुराना गाना था, सबको याद होगा। सुन लीजिए। झूठ बोले जनता पकड़े, भोली भाली जनता से डरियो, हम सत्ता में आ जाएंगे तुम देखते रहिए। भैया तो कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लेकिन आप बताइए, देखिए मेरा इस सवाल भी है आपसे, देश की जनता से भी एक सवाल है। अब बताइए, लालू यादव अब इंडिया गठबंधन में आ गए हैं, तो अब उन पे चारा घोटाले का आरोप नहीं रहेगा। एक सेकंड, महबूबा मुफ्ती अब इंडिया के गठबंधन में आ गई हैं, तो वो देश प्रेमी हो गई हैं। अब देखिए अनिश जी, भ्रष्टाचार पर आरोप लगाने वाले, भ्रष्टाचार की बात करने वालों का पूरी तरह से पोल खुल गया। चाहे पीटे जितना ढोल, बीजेपी का खुल गया है पोल, इसलिए बीजेपी का कोई नैतिक बल नहीं है। ये तो वो भ्रष्टाचार, बिल्कुल आपका अधिकार है बोलने में, आपके पास आ रहा हूं, बात होगी गरीबी पर, बेबसी पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर। गाना भी गाया, कविता भी सुनाई, फिर एक और गाना सुनाया। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, अब इन्होंने तो ये जो गाना है, ये ऋषि कपूर और डिंपल कबाड़िया की फिल्म बॉबी का है। किसी ने अगर देखी हो फिल्म, देखी होगी, एक राज कपूर साहब ने फिल्म बनाई थी। अब बताइए, वहां चले गए हैं, झूठ बोले कौवा काटे वाले गाने पे चले गए हैं। अभी बताते हैं, आप बताइए क्या बोलते जी। लालू प्रसाद यादव जी कब जेल गए? 1997। मोदी जी और अमित शाह जी का तो राजनीति में नाम ही नहीं था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। और सुनिए, लालू यादव जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि कांग्रेस ने षड्यंत्र करके उनको जेल में डाला है, और उस समय लालू यादव जी की ही सरकार थी, केंद्र में जनता दल की सरकार थी, देवेगौड़ा जी उस समय प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस के सपोर्ट में। ये उदाहरण है कि हमने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं किया। सत्ता में रहते हुए और आप सत्ता में रह करके जांच एजेंसियों को भेजते हैं, डराते हैं। तिवारी जी, त्रिवेदी जी की सुन लीजिए, सुनिए गाना सुनाई नहीं, अभी नहीं, अभी उदाहरण और बताता हूं। इन्होंने बिल्कुल कहा भाषण से क्या ये गरीब की थाली, और हमें भी याद है बचपन में जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री बने, कहते गरीब गुरबा की सरकार है। फिर अपने को संकुचित किया, तब पूरे समाज के थे, अब कहा क्यों नहीं, मैं सिर्फ एक वर्ग का नेता हूं। फिर संकुचित किया, एक जाति का नेता हूं। फिर जब असली ताकत देने की बात आई, जेल जाने से पहले, तो किसको देखे गए? अपनी जाति के। यही उनका दोष है, कमल छाप सब नीचे आया, सिर्फ परिवार। और सुनिए, और आज मैं कहना चाहता हूं, ये गरीब गुरबा का परिवार बिहार का सबसे अमीर परिवार हो गया। प्रधानमंत्री ने बोला, ये जो INDA वाले हैं, ये जो विपक्षी गठबंधन है, इसमें परिवारों को भ्रष्टाचार से बचाने का गठबंधन है। अगर हम शुरू से शुरू करें तो अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार, मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का परिवार, जिसमें अखिलेश यादव है, धर्मेंद्र यादव है, डिंपल यादव है, कई सारे लोग हैं। फिर लालू यादव, तेजस्वी यादव, मीसा यादव, फिर गांधी परिवार आ जाता है, फिर नीचे हम चले जाते हैं तो करुणानिधि का परिवार आ जाता है। क्या आपको लगता है ये जो परिवारवाद की बेला की प्रधानमंत्री बात करते हैं, ये देश की जनता को अट्रैक्ट कर लेता है? भारतीय जनता पार्टी के नेता जब बोलते हैं और प्रवक्ता भी, तो ऐसा लगता है कि आदमी नहीं है, मशीन है, और इनके अंदर एक कैसेट रिकॉर्ड करके डाल दी गई है और वही कैसेट बजती रहती है। हमें लगता है परिवारवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं, सांप नेवले हैं, छछूंदर हैं। देश हित की जनता की कोई बात ये कभी कर ही नहीं पाते, क्योंकि रिकॉर्ड ही बजते रहते हैं, अपने मन से तो कुछ कह नहीं पाते। व्यूअर्स, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पर हम वापस आएंगे और जनता सवाल पूछेगी। आप देख रहे हैं आर पार न्यूज़ 18 इंडिया पर, देश का सबसे ज्यादा प्रभावी डिबेट शो।
मेरा सवाल क्या? पूरी बात सुनिए। मैं ताली बजाने वालों से पूछना चाहता हूं। मैं पूरे देश को भट्टा बैठा दिया आप लोगों ने, झूठ बोल बोल के। इंदिरा जी की हत्या प्रधानमंत्री आवास में हुई थी और सबके सामने हुई। मंच नाम के संगठन की कार्यकर्ताओं ने सीमा के भारत आने के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से उन्हें पाकिस्तान वापस भेजने की मांग की। विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला जनाधिकार मंच की कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस बीच यूपी के देवरिया में राज्य के मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने सीमा हैदर पर बड़ा बयान दे दिया। कोई भी व्यक्ति अगर पाकिस्तान का भारत में आता है तो मेरा एक ही राय है, उसे पाकिस्तान भेज देना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन तो संजय निषाद से भी एक कदम आगे निकल गए। ये साइको गर्ल है, इसका साइकेट्रिक भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसी तरह देश के कई दूसरे इलाकों से भी पाकिस्तान से आई सीमा के विरोध की खबरें सामने आई। उधर महाराष्ट्र के रायगढ़ में पहाड़ खिसकने से हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिला है। 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन और ज्यादा तेज कर दिया। क्योंकि पहाड़ खिसकने की वजह से आधा गांव मलबे में दब गया, जिसकी वजह से कई घर खुद मलबे में ही तब्दील हो गए। कई लोगों की मौत हो गई। पहाड़ खिसकने की वजह से वहाँ ऐसा तांडव मचा जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। पहाड़ खिसकने की वजह से पूरे गांव में पानी और मलबा बहता दिखा। ये लैंडस्लाइड हुआ था और बड़ी तबाही यहाँ पर मची हुई है। वहाँ तेज बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाली टीम को परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मैन्युअली सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इराक की राजधानी बगदाद में लोगों ने स्वीडन के दूतावास पर हमले के बाद आग लगा दी। इराक के मीडिया के मुताबिक बवाल कर रहे लोग स्वीडन में कुरान के अपमान की घटना से नाराज थे और गुस्से में स्वीडन के दूतावास को घेर लिया। वहां से सामने आए वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारी दूतावास की दीवार पर चढ़ते हुए दिखे, जिसके बाद कुछ लोग दूतावास के अंदर घुस गए और वहां आग लगा दी। इराक के मीडिया के मुताबिक ये लोग स्वीडन में दोबारा कुरान के अपमान की इजाजत मिलने से भड़क गए और बवाल कर दिया। प्रदर्शनकारी अपने साथ बैनर और झंडे लेकर पहुंचे और उन्होंने स्वीडन के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामा कर रहे लोगों को रोकने के लिए कुछ पुलिस वाले भी वहां नजर आए, लेकिन प्रदर्शनकारियों के आगे उनकी एक न चली। बगदाद में स्वीडन के दूतावास पर हुए हमले के बाद कुरान के अपमान पर खुद स्वीडन और इराक भी भिड़ गए। स्वीडन की मीडिया के मुताबिक इस बवाल के बाद स्वीडन की सरकार ने इराक को चेतावनी दी और दूतावास पर हमले को इराक सरकार की नाकामी बता दिया। वहीं इराक ने भी स्वीडन के खिलाफ सख्त रुख दिखाया और उससे राजनयिक संबंध तोड़ दिए, जिसका मतलब यह हुआ कि कुरान के अपमान के मुद्दे पर स्वीडन और इराक अब खुलकर आमने सामने आ गए। स्वीडन के मीडिया के मुताबिक बगदाद में उसके दूतावास पर हुए हमले और आगजनी की घटना पर स्वीडन ने इराक को घेर लिया। वहीं इराक ने भी स्वीडन को कुरान के अपमान की फिर से इजाजत देने पर धमका दिया और सख्त कदम उठाते हुए स्वीडन के राजदूत को निकाल दिया और स्वीडन से अपने राजनयिक को वापस बुला लिया। क्योंकि एक रोज पहले स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की पुलिस ने एक बार फिर वहां एक प्रदर्शनकारी को कुरान के अपमान की इजाजत दे दी, जिस पर दोनों देश आमने सामने आ गए। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ब्राजील के दक्षिणी इलाके में भारी बारिश के बाद वहां पर वाटरफॉल में पानी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया और उन झरनों में पानी का बहाव 6 गुना बढ़ गया। वहां से आई तस्वीरों में झरने का पानी बिजली की रफ्तार से बहता दिखा। झरने से गिरने वाला पानी इतनी तेजी से आगे बढ़ता दिखा कि मानो वो सब कुछ अपने साथ बहाने पर आमादा हो। साथ ही पानी के पास धुआं भी उठता दिखा। हालांकि पानी का ये रौद्र रूप जितना लोगों को डराने वाला लगा, जबकि कई लोग इस उफनते झरने को देखने के लिए गए और मोबाइल में इसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया। बुरहानपुर में उफनती लहरों ने वहां मौजूद लोगों को खतरे में डाल दिया। तेज बारिश की वजह से नदी और नालों में उफान आ गया, जिससे कई इलाकों में रास्ता पार करना लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। इस बीच बारिश से मची तबाही का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें लोग अपनी जान पर खेलकर उफनती लहरें पार करने को मजबूर दिखे। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि वहां से सामने आई डरावनी तस्वीरों ने इसकी गवाही दे दी। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक पुल के ऊपर पानी की तेज धार बहती नजर आई, जिसमें रास्ता पार करने के लिए लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते दिखे। वहीं एक मोटरसाइकिल सवार ताकतवर लहरों का सामना करते हुए वहां से गुजरता दिखाई दिया। वहीं प्रशासन ने लोगों को उन रास्तों पर न जाने के निर्देश दे दिए, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक उन लोगों को बड़ी मुसीबत में डाल सकती थी। उधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया और वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए जरूरतमंद लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। क्योंकि कुल्लू में कई दिनों तक मूसलाधार बारिश और बादल फटने की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। नदी और नाले में आए उफान ने कई पुलों को उखाड़ दिया और पहाड़ खिसकने और जमीन धंसने की वजह से कई सड़कें बंद हो गई,
जिसके बाद कई इलाकों का आपसी संपर्क टूट गया। गवर्नमेंट के जो विभिन्न विभाग हैं उनका ही लॉस ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास का नुकसान जो है उस जिला में। कई इलाकों में खाने पीने की चीजों की किल्लत होने लगी, इसीलिए वहां प्रशासन की तरफ से लोगों को खाने के पैकेज पहुंचाए गए। गुजरात में भी मूसलाधार बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि वहां के कई इलाके पानी पानी हो गए। जूनागढ़ से जो तस्वीर सामने आई उसे देखकर ऐसा लगा मानो नदी के बीच में शहर बसाया गया हो, क्योंकि जूनागढ़ में जहां तक निगाह गई सिवाय मटमैले पानी के कुछ और नजर नहीं आया। आसपास के गांव तालाब में बदल गए और सड़कों का तो नामो निशान ही मिट गया। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, न्यूज़ 18 इंडिया यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा है। जूनागढ़ में मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया। वहां लगातार होती बारिश ने पूरे शहर को लबालब कर दिया। वहां के कुछ रिहायशी इलाकों में तो घुटनों तक पानी जमा हो गया, जिसके बाद वहां रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। इटली में आए खतरनाक तूफान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें तेज हवा और बारिश के बीच ऊंचे पहाड़ से कई पेड़ टूटकर नीचे खाई में गिरते नजर आए। जिसके बाद इटली के डोलोमितस इलाके में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया, क्योंकि वहां पहाड़ी इलाके में आए भयंकर तूफान ने तबाही मचा दी, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें हवा की रफ्तार काफी तेज दिखी और वहां लगे कई पेड़ धराशायी हो गए। सामने आए वायरल वीडियो में ऊंची पहाड़ी से कई पेड़ उखड़कर नीचे खाई में गिरते नजर आए। बताया गया कि वहां कुछ जगह पर बारिश के बाद बड़े बड़े ओले भी गिरे, इसलिए खतरे को देखते हुए प्रशासन ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। उधर गुजरात के बोटाद जिले से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ पर पानी के तेज बहाव को पार करने के चक्कर में एक युवक अपनी मोटरसाइकिल के साथ बह गया, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक सड़क पर आए सैलाब के बीच 3 युवक एक मोटरसाइकिल को लेकर जूझते नजर आए। वो लोग मोटरसाइकिल को अपने साथ निकालने की कोशिश करते दिखे, लेकिन पानी के तेज बहाव में वो ज्यादा देर तक वहां टिक नहीं सके। बिजली की रफ्तार से बह रहा सैलाब अपने साथ मोटरसाइकिल और एक युवक को खींच ले गया। गहराई में जाते ही मोटरसाइकिल समा गई, लेकिन वो युवक जान बचाने के लिए पानी में हाथ पैर मारता दिखाई दिया। हालांकि उसके एक दोस्त ने फौरन ही पानी में छलांग लगा दी और उसकी जान बचा ली। पाकिस्तान से अपने बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर मामले की पड़ताल करने के लिए न्यूज़ 18 की टीम नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंच गई, क्योंकि सीमा का दावा है कि उन्होंने दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा से मार्च में काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली थी और इसी वजह से उन्होंने खुद को सचिन की पत्नी बताया। पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर के मुताबिक 10 मार्च को सीमा हैदर पाकिस्तान के कराची से दुबई होते हुए नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंची थी, जहां वो सचिन के साथ न्यू विनायक होटल में करीब 8 दिन तक रुकी। सीमा का दावा है कि उस दौरान उन्होंने सचिन से हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली थी। उनके इस दावे की पड़ताल के लिए न्यूज़ 18 की टीम काठमांडू पहुंच गई। पशुपतिनाथ मंदिर में उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने यहाँ पर शादी की थी। हालांकि सीमा और सचिन ने अपनी शादी के सबूत के तौर पर न तो कोई वीडियो दिया और न ही कोई तस्वीर सामने रखी। नेपाल के काठमांडू के जिस होटल में सीमा हैदर और सचिन रुके थे, उस होटल के मालिक ने उन दोनों के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी करने के दावे पर सवाल उठा दिए। उस होटल के मालिक ने दावा किया कि सीमा और सचिन की शादी पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं बल्कि उनके होटल के कमरे में हुई थी। जबकि पाकिस्तान से भारत पहुंची सीमा हैदर और उनके प्रेमी बताए जा रहे सचिन कई बार ये दावा कर चुके हैं कि दोनों ने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की थी, लेकिन काठमांडू शहर में मौजूद न्यू विनायक होटल के मालिक ने उनकी शादी पर ही सवाल उठा दिए। ये वही होटल है जहां सीमा हैदर और सचिन रुके थे। होटल के मालिक का दावा है कि सीमा हैदर और सचिन की शादी मंदिर में हुई ही नहीं। जो उन्होंने सिंदूर डाले थे वो सिंदूर यहाँ जो हमारा ये रूम का। यही नहीं, होटल के मालिक ने यह भी बताया कि सीमा हैदर 10 मार्च को पहुंची थी, जबकि सचिन एक रोज पहले ही यानी 9 मार्च को ही होटल पहुंच गए थे। उधर चीन में बादल फाड़ बारिश के बाद बाढ़ ने कोहराम मचा दिया है, जिसकी वजह से वहां के कई शहर पानी में डूब गए हैं। वहां पर हालात बेकाबू हो गए हैं, जिससे वहां के लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई। क्योंकि भारी बारिश के बाद चीन की वुशी शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए। वहां की सड़कों पर नदी बहती दिखी। बाढ़ के पानी ने वहां ऐसा तांडव मचाया कि वहां से जो वीडियो सामने आए वो डराने लगे। वहां से आई एक तस्वीर में बड़ी बड़ी गाड़ियां पानी में आधी से ज्यादा डूबी हुई दिखी और वहां खड़ा एक ट्रक पानी में तैरता दिखा और उसमें इतना पानी भर गया कि वो ट्रक पानी की तरफ झुका दिखा। घर से जरूरी काम के लिए निकलने वाले लोग भी घुटने तक भरे पानी से होकर गुजरने को मजबूर दिखे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता लालचंद माल्ही ने सीमा हैदर की पहचान पर ही सवाल उठा दी। सीमा हैदर का दावा है कि वो पाकिस्तान के कराची शहर की रहने वाली हैं और वो अपने प्यार सचिन मीणा के साथ रहने के लिए नेपाल के रास्ते 4 बच्चों के साथ भारत आईं।
लेकिन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता लालचंद माली ने सीमा हैदर की पहचान पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो उसकी ओरिजिन है क्या? बेसिकली तो पहले तो उसकी ओरिजिन डिटरमिन करने की जरूरत है। जबकि कुछ रोज पहले ही अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तान के यूट्यूबर शायन अली ने यह दावा किया था कि सीमा आईएसआई की ट्रेंड जासूस। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। इस समय आर पार जनता जनार्दन यहाँ मौजूद है और बात हो रही है नामदार और कामदार की, यानी वोट नाम पर पड़ेगा या काम पर पड़ेगा। इन सवालों के एक सवाल का जवाब, आपकी पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं है। मैं बताता हूँ अमीश देवगन जी। अमीश देवगन एक बहुत प्रबुद्ध और बहुत मुखर पत्रकार हैं, अच्छे एंकर हैं, उनकी एक छवि है। अगर अमीश देवगन का बेटा पढ़ लिख के पत्रकारिता में आ जाए तो क्या हम उसकी प्रतिभा को नकार देंगे? बिल्कुल, बहुत सही काम है, जवाब देना। मैं बात तो पूरी कर लीजिएगा, मैं बहुत जल्दी है आपको जवाब देने। अरे बहुत सही आपने उदाहरण हम कहेंगे कि तुम तो परिवारवादी हो, लेकिन वो कहेगा मैं अपनी प्रतिभा के, अपने टैलेंट के बल पे आया हूं। अगर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा को साइकिल से चल के, संघर्ष करके, गरीब गुरबा की लड़ाई लड़के अगर राजनीति में स्थापित होते हैं और अपनों से भी लड़के और परायों से भी लड़के अपने आप को सिद्ध करते हैं तो वो टैलेंटेड हैं। मैं जवाब देता हूं, जो इन्होंने बहुत अच्छा आंसर कहा। आप अगर इस चैनल में एंकरिंग कर रहे हैं तो यह प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता कि आपके परिवार का कोई व्यक्ति पत्रकारिता ज्वाइन नहीं करेगा या न्यूज 18 ज्वाइन नहीं करेगा। यह परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद यह है कि आप ये कहें कि जिस दिन मैं एंकरिंग छोड़ूंगा, एंकर आर पार का मेरे परिवार का व्यक्ति बनेगा। और ये सारी पार्टियां ऐसी है, एंकर वही बनेगा मेरे बाद मेरे परिवार का, यानी मेरा कंट्रोल रहेगा। यह परिवारवाद होता है। सुनिए अखिलेश जी, सुनिए, आप अपने प्रथम परिवार के एक व्यक्ति का नाम बताइए जिसके पास कोई राजनीतिक पद ना हो। चलिए, कौन बनेगा करोड़पति वाला? 15 सुनो, बताइए। अरे बेटा, एक नहीं, भाई, दूसरा भाई, सुनिए, अब बताइए तो फर्स्ट ब्लड रिलेटिव एक बताइए जिसके पास कोई पद ना हो, और वही उनसे पूछिए। लालू यादव जी के पत्नी सीएम रही, उससे पहले साला रहे मंत्री, उसके बाद एक बेटा मंत्री, फिर दूसरा बेटा मंत्री, फिर बेटी मंत्री रहे। बताए तो कौन? एक बेटा को लेकर सांसद रहे। आलोक जी, क्या आपको लगता है पटना से बेंगलोर तक मतभेद की जो खबरें आई, क्या आपको लगता है एक सवाल जनता के मन में आएगा, ये गठबंधन कितना टिकाऊ होगा? क्योंकि अभी से मतभेद है, कल को आपकी सरकार बन गई, इंडिया वाली सरकार ये बन गई, तो कभी ममता नाराज हो जाएंगी, कभी स्टालिन नाराज हो जाएंगे, नीतीश तो अभी नाराज हैं, आगे भी नाराज हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को कैसे आप लोग हैंडल करेंगे? आप खुद दिल्ली से आते हैं, आपको ज्यादा पता है। देखिए, मुझे लगता है न्यूज़ 18 को पता नहीं चला। मीटिंग के बाद लाठियां चली थी वहां आपस में। आप लोग बताइए जनता को ये बात कि वहां लाठियां चली, तलवार निकले, छालू चक्कू चले, बताते क्यों नहीं आप लोग? अभी कौन बनेगा करोड़पति के सवाल थे। नड्डा जी के खिलाफ कौन लड़ा था? जरा 1 करोड़ का सवाल है, बताएंगे जरा कौन लड़ा था? नड्डा जी के खिलाफ किसने चुनाव लड़ा था जब वो अध्यक्ष बने थे? हमें तो पता, प्राइमरी मेंबर भी नहीं थे उस दिन उनका एक्सटेंशन हुआ। क्या बच्चों जैसी बात करते? बताइए ना कौन लड़ा? नड्डा जी राष्ट्रीय महामंत्री थे, कह रहे प्राइमरी मेंबर नहीं थे। मतलब बचकाने बन की हद होती है यार, कोई भी बात बोलने की। उनके खिलाफ कौन लड़ा? ठीक है, राजकुमार भाटी, आलोक उनके खिलाफ कौन लड़ा? दूसरा करोड़पति का सवाल सुनिए। हाँ, बताइए। एनडीए की ये मीटिंग हुई, उससे पहले कब हुई थी? कौन सी तारीख को हुई थी? पिछले सत्र से पहले। हर सत्र से 2 दिन पहले होती है। कोई मीटिंग नहीं, हर सत्र से 2 दिन पहले होती है। आपको नहीं पता? मैं न्यूज़ 18 को चैलेंज करता हूं उस मीटिंग के वैसे बताऊं। अब तीसरा सवाल, वैसे एक लाइन बताइए, सुनिए ना, छोड़िए ना, सुनिए एक लाइन बताइए। कौन बनेगा करोड़पति का तीसरा सवाल? करोड़पति का सुनिए ना जरा। विद ऑल ह्यूमिलिटी, अगर मीटिंग हुई थी तो उसकी खबर नहीं पहुंची अब तक। नहीं, उसका कारण है, आपको बता रहे हैं। कारण ये है, कौन बनेगा? हर सत्र से 2 दिन पहले होती है, मगर इस बार चूंकि इन्होंने मीटिंग कर ली थी, इसलिए लोगों को लगा वो मीटिंग ज्यादा सरफेस आ गई। कौन बनेगा करोड़पति का तीसरा सवाल? अरे कोई पैसे नहीं दे रहा है कि सवाल ही पूछे जा रहे हैं, इधर से पूछते हैं उधर से पूछते हैं। जनता कह रही है भाई। अरे भाई, बोल रहे हो ना? जी जी, तो सही। 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ। कितने लोग जेल में? उसका एक का नाम बताइए। सुधांशु जी। देखिए, 1 करोड़ का सवाल है पूरा। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं। सुनिए, 2G घोटाला 1,76,000 करोड़ का हुआ। लाइफ लाइन यूज कर सकते हैं आप। सुनिए, जवाब लेने दे। सुनिए, बताते हैं। सुनिए, मैं बता रहा हूं। नहीं, लाइफ लाइन यूज करनी है तो बता सकते हैं। बात तो सुनिए, पहले तो मैं इसका भी जवाब दूंगा। पहले मैं एक इनका भी एक सवाल बोल देता हूं, उसके बाद इस सवाल का जवाब दूंगा।
सबसे बड़ा कौन बने करोड़पति का सवाल जानते क्या है? एक ऐसी पार्टी का नाम बताइए जिसमें जिस परिवार का अभी अध्यक्ष था 100 साल पहले भी उसी के परिवार का अध्यक्ष था। 100 साल पहले मोतीलाल नेहरू 1920-21 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे और 1929 में मोतीलाल नेहरू हटे, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने और 2019 में राहुल गांधी हटे, सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी। यह होता है परिवारवाद। जिज्ञासा है, इनका गठबंधन था यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसकी अध्यक्ष थी सोनिया गांधी जी। वो इंडिया की संयोजक बन गई। तो मैं जानना चाहता हूं क्या यूपीए समाप्त हो गया और वो अध्यक्ष से नीचे उतर के संयोजक बन गई? ये स्थिति स्पष्ट कर दीजिए, या यूपीए अभी भी अस्तित्व में है? यूपीए अभी अस्तित्व में है और यूपीए इसलिए बदला गया क्योंकि उसमें अरविंद केजरीवाल ने यूपीए पे बड़े सारे आरोप लगाए थे। खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल यूपीए के नाम पर सहज नहीं थे। उनको लगता था यूपीए भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। अरविंद केजरीवाल एक डंडा भी लेके गए थे साथ। अच्छा, मुझे पता नहीं था। आपको पता होगा। तो वो सहमत नहीं थे। तो यूपीए नाम तो आप ही ने बदला। अरे भाई गजब, झाड़ू लेके चलते जबरदस्ती वो नाराज है, वो ऐसा है, वो वैसा। ये मीडिया अपनी जो है ना, जो क्रिएशन कर रहा है, इसको बंद कर। नहीं, पर यूपीए नाम क्यों बदला? सुनिए, यूपीए नाम क्यों है कि नहीं, पहले ये बता दें। दोनों सवालों के जवाब देता हूं। यूपीए 20 साल पहले एक नाम रखा गया, आज गठबंधन का दायरा बढ़ा, आज देश के हालात आर्थिक सामाजिक तमाम बदले गए, तो उसमें नाम बदल लिया गया। इसमें कौन सी मतलब यूपीए का नाम बदल के इंडिया हुआ है? ये न्यूज है आपके लिए। अरे भाई मैं फिर कहूंगा, यूपीए की जगह अगर इंडिया आया है तो आप इंडिया की बात करो ना। 2014 के बाद सुधांशु जी राज्यसभा सांसद हैं, काफी ज्ञान देते हैं टीवी चैनल्स पे। एक केस बताइए जो मोदी जी की सरकार ने FIR की और उसमें एक आदमी कन्विक्ट हो गया हो। अगला सवाल बाद में पूछूंगा। चलिए, मैं बिल्कुल बताता हूं। 10 सेकंड इंतजार कर। ये बताइए, ये आपके दोनों नेता मुचलके पे हैं कि नहीं है? यार मुचलके और एक लाइन रमेश जी गलत सुनिए, मैं एक मिनट सुनिए, मेरा सवाल क्या? पूरी बात सुनिए। मैं ताली बजाने वालों से पूछना चाहता हूं। मैं पूरी बात रुकिए ना भाई। अरे भाई मेरी पूरी बात सुनिए। आप जबरदस्ती पूरे देश को भट्टा बैठा दिया आप लोगों ने, झूठ बोल बोल के। मेरा सवाल था कि 2014 के बाद मोदी जी ने एक FIR की हो, दोनों नेताओं पर जो FIR हुई है, जो केस हुआ वो 2012 का है। ताली बजाने वाले भी चलिए भाई, अब ये मान लिया 2012 का है, अभी कहते हैं 2014 के बाद पेश किए गए। क्या बजाएं साहब, मैं फिर कह रहा हूं, फंस गए गुलफाम। मैं फिर कह रहा हूं 2014 के बाद एक केस जो मोदी जी की सरकार ने किया, उसमें एक आदमी कन्विक्ट हो गया तो उस केस को मेरा हाथ खींच रहे हैं, मुझे लगता है कि नहीं, पूरा टाइम आप बीजेपी को देते हैं। सुनिए, गलत बात है। देश में न्याय सारे झूठ पेल के चले जाते हैं लोग, तालियां बजाते हैं। बजाइए तालियां। भाषा बोलिए। बेरोजगारी बढ़ रही है, मणिपुर जल रहा है, लड़कियों की जंघाओं में हाथ डाला जा रहा है और जोधपुर में क्या हो रहा है? जोधपुर में कुछ नहीं हो रहा, अलवर में क्या हो रहा है? प्रॉपर्टी के विवाद को तुलना करते तो दुर्भाग्यपूर्ण। इस देश में न्याय प्रक्रिया में आज का समय लगता है। फिर चिल्लाने लगे भाई। जॉब जेड अरे भाई आप सिक्योरिटी लेकर एक फ्रॉड आदमी चलिए मैं जम्मू कश्मीर में घूम रहा था। अच्छा, मेरा निवेदन है अभी तो थोड़ी देर पहले गीत गाना हो रही थी। आप पहले तो गीत कहना चाहता हूं, न्यायिक प्रक्रिया में कितना समय लगता है? इंदिरा जी की हत्या प्रधानमंत्री आवास में हुई थी और सबके सामने हुई थी। कितने साल लगे थे उनको कन्विक्ट करने में? उसके बाद राजीव गांधी की उनके बेटे की सरकार रही तो 5 साल लगे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आप दो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या वाकई जो मैंने बोला कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो 24 का चुनाव है, इसमें घमासान बहुत बड़ा होगा, ये वाकई सच है? अभी हमें वही बानगी देखने को मिली। इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है सीमा हैदर, जो इस समय बहुत चर्चा में है। सीमा हैदर जी, आपका अभिनंदन है। मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि लोग प्यार में फना हो जाते हैं, लेकिन आपने तो सरहद पार कर ली इस प्यार में। लेकिन अब आपको लग रहा है, एक मन में सवाल आ रहा है, जिस तरह से पूछताछ हो रही है, सारा अटेंशन आपकी तरफ आ गया है, ये सरहद पार आपने क्यों करी? सारा भारत जानता है, पाकिस्तान जानता है कि इनके प्यार में करी है और एक दिन सबूत भी मिल जाएगा सबको कि ये सच यही है जो मैं कहती आई हूँ, चिल्लाती आई हूँ शुरू से लेकर। कि ये बनी बनी बातें नहीं है, ये सच है जो मैं कह रही हूँ। मोहब्बत में मैं आई हूँ और प्यार में जैसे फना हो जाते, मुझे अगर जान देनी भी पड़ी तो मैं सोचूंगी नहीं सचिन के लिए। लेकिन अभी तो जान देने की बात नहीं है, अभी तो कागज देने की बात है, अभी तो पासपोर्ट देने की बात है। अभी तो बात है कि आप इतना तामझाम, इतना पासपोर्ट पाकिस्तान से आप यूएई चली जाती हैं, यूएई से नेपाल आती हैं, नेपाल से घूमकर फिर हिंदुस्तान आ जाती हैं। कैसे कर लिया आपने ये सब कुछ? अच्छा, वो तो सर मैं वहाँ पर उतरी नहीं, कोई मैं घूमी नहीं, वहाँ की टिकट हमारे यहाँ से ऐसी मिली
पहली बार जो मेरी शारजाह की टिकट थी, एयर अरबिया की टिकट थी, तो पाकिस्तान से सीधा नेपाल के लिए कोई जहाज उड़ता नहीं है। अगर एक मेरे लिए तो कोई जहाज उड़ेगा नहीं। तो ऐसा था कि वहां से शारजाह से मुझे काठमांडू आना पड़ा पहली बार। दूसरी बार तो फ्लाइट दुबई थी, तो दुबई से मुझे नेपाल से इंडिया आई। लेकिन ये पूरा रूट आपको पूरा रूट समझाया किसने था कि आपको आना कैसे है? हाँ। मतलब किसने ये जानकारी दी कि आपको पहले ये शारजाह पहुंचना है, शारजाह से नेपाल पहुंचना है, फिर आप हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे? ये समझाया किसने पूरा रूट? जानकारी कैसे मिली? आजकल के अगर आप booking.com ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें भी अगर आप टिकट देखेंगे ना तो यही लिखा होगा कि पाकिस्तान टू नेपाल, दुबई टू नेपाल। मतलब कोई भी कहीं से भी आप जहाज के साथ पूछताछ करोगे ना, को सीधा आपको वहां के लिए कोई भी जहाज नहीं बताएगा। तो इसमें कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये आपको जो जानकारियां मिली और उसके बाद आप की उम्र को लेकर सवाल है, आप 21 साल की हैं या 27 साल की है, ये कागजात आपको किसने मुहैया कराए और आपके पास इतने पैसे कहां से आए? क्योंकि इन सब फ्लाइट्स के पैसे लगे होंगे। सर, मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ, मैंने अपना घर बेचा था। अब तो यूट्यूब में मेरा वो घर भी दिखाया जा रहा है। वाकई मेरा वही घर था, एक कमरे वाला। और दूसरी बात सर, मैं पैसे अपने घर बेच के लाई थी। और दूसरी बात, कोई आना ये प्लानिंग नहीं था। और रही बात इंडिया आना सीधा, तो मैंने कोशिश करी थी। ऐसा नहीं मैं इंडिया आने की कोशिश करी नहीं। मैं सुबह शाम यही सोचती थी, यही यूट्यूब में देखती थी मैं इंडिया कब जाऊंगी, कैसे जाऊंगी, क्या क्या चाहिए होगा। सुबह शाम में यही देखा करती थी। आपके भाई, मुझे शौक नहीं था यहाँ की जेल में रहने का। पर एटीएस से आपकी पूछताछ हुई है, तो वहां पर जो पूछताछ हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो आपके जवाबों से सेटिस्फाई नहीं है जो इंडियन एजेंसीज हैं। सर, मैंने सच सच बोला है। अब बात की एंड तक पहुंचना उनका काम है। जब एंड तक पहुंचेंगे तभी उनको विश्वास होगा। जाहिर सी बात है, देश का मसला है, तो ऐसे ही तो मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे। ये करना भी चाहिए, क्योंकि वाकई मैं गलत तरीके से आई हूँ, पर मेरा इरादा गलत नहीं है। आप कह रहे हैं गलत तरीके से आई हूँ, लेकिन इरादा गलत नहीं है। लेकिन आपके भाई और एक चाचा आर्मी में है पाकिस्तान की। जो मेरे चाचा थे वो मेरे पैदा होने से पहले ही थे। भाई? सर, और जो मेरे भाई हैं, जब मेरे सचिन की बात हुई, हमारी मोहब्बत चलती थी सचिन, तब मेरे भाई एक मजदूर थे, बिल्कुल मजदूर थे वो। ये अभी 2022 के बिल्कुल एंड में बेचारे लगे हैं। उनसे मेरा कोई संबंध, कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं। मैं शादीशुदा थी, अलग थी। आप कह रही हैं आपका भाई से आपका कोई वास्ता नहीं है। 2022 में वो पाकिस्तान की आर्मी में गए, 2023 में आप भारत आ गई। ये बात इतनी सरल नहीं है, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। ये कोई रियलिटी शो नहीं है, ये रियल लाइफ है। क्या आपको लगता है सीमा, क्योंकि आपने प्यार में 13,000 रुपए की सैलरी है सचिन की, 13,000 रुपए की सैलरी है, आपके 4 बच्चे हैं, कैसे पालेंगे वो उन बच्चों को? कैसे पालेंगे? आप क्या सोच कर आ गई यहाँ पर? 13,000 आपको कम लगते हैं? मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा है 13,000। जो पाकिस्तान में हालात थे ना, 150 रुपए किलो आटा था, वहाँ के हिसाब से यहाँ का जो 13,000 है बहुत ज्यादा है हमारे लिए। हमारे खुश रहने के लिए, खाने पीने से हमारे लिए बहुत है। मैं खुश रहूंगी इनके साथ, मुझे पैसा वैसे की कोई चिंता नहीं, जितने हैं बहुत है हमारे लिए। आप नेपाल के एक होटल में गई और आपसे वहां पर आपके कागज मांगे गए, आपने कागज नहीं दिए और फिर आपने वहां पे एक्स्ट्रा पैसे दिए। क्यों? अगर आप सब कुछ जायज था तो आपके पास पैसे होने, बिल्कुल भी एक टका भी एक्स्ट्रा नहीं दिया, 1 टका भी एक्स्ट्रा। भैया सुने, हमारे रिपोर्टर ने जानकारी ली है, उनके साथ फैमिली की तरह हम रहे। मैं सचिन लड़ते थे, वो जो होटल वाले वो मेरे साथ फैमिली की तरह रहे। मैं सचिन ने एक बार लड़ाई करी तो उनके पापा आके हमारे साथ बैठे। जब मैं आ रही थी वापस, हम अलग जा रही थी होटल से, तो वो अंकल रो रहे थे मेरे लिए कि मेरी बेटी जा रही है। मैं इतना अच्छे से उनके साथ रही, फैमिली की तरह हम रहे। वो वीडियो सब हैं। और 500 सुबह वो लेते थे, कभी ना उन्होंने हमसे नाम लिखा। उनको पता था मैं सीमा हूँ, ये सचिन है। पता नहीं क्यों वो होटल वाला खुद को बचाने के लिए किसी चीज के लिए झूठ कह रहा है, पर उनको सब पता था। तो मैं आपको सच्चाई बोलने का मौका दे रहा हूँ, एक मंच दे रहा हूँ बात रखने का। लगता है संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन बहुत सी बातें कही उन्होंने। बोला वो होटल वाला अब झूठ बोल रहा है, 13,000 रुपए पाकिस्तान के हिसाब से बहुत ज्यादा है। बहुत सी बातें की गई, लेकिन एटीएस को अभी भी भरोसा नहीं है। सीमा हैदर हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रही है। मैं सीधा सीमा हैदर आपका रुख कर सकता हूं? हमारी बात अधूरी रह गई थी। सवाल मेरा एक बहुत सीधा है, हमारी बात अधूरी रह गई थी। मेरा सवाल एक बहुत सीधा है, और वो सवाल यह है कि आप विनायक होटल में ठहरी थी और वहां पर आपने आईडी के गुम हो जाने की बात कही थी।
जैसा होटल के मालिक ने हमें अब जानकारी दी है, आप कह रही हैं कि आपके मन में कोई द्वेष नहीं था, यानी आपके मन में कोई चोरी नहीं थी, लेकिन फिर आपने वहां पर झूठ क्यों बोला? एक सवाल खड़ा होता है, ये झूठ क्यों बोला आपने? मैंने एक भी झूठ नहीं बोला, क्योंकि मुझसे पहले सचिन सुबह को पहुंच गए थे। तो सचिन ने सुबह से होटल में वो बातचीत कर ली थी। उन्होंने वो किसी से भी ना, उनको पता था इनका नाम सचिन है, उनको पता था कि इंडियन है, मेरे नाम पता था कि इंडियन है, ना उन्होंने मुझसे बात करी, ना मुझसे पूछा। मुझसे फैमिली की तरह मेरे साथ रहे, हमने साथ में वक्त गुजारा, वीडियो बनाई। उन्होंने मुझे भाभी कह के बुलाया, कभी भी मुझे उन्होंने नहीं कहा कि तुम कहाँ से हो, कैसी हो। सचिन पर हमारी पड़ताल में, हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमारे रिपोर्टर ने जो जानकारी दी है न्यूज 18 को, वो यही जानकारी पहुंचाई है, और होटल मालिक ने भी यही बोला है कि पहचान छुपाई गई थी। अगर आप पाक साफ थी तो आपने पहचान क्यों छुपाई? सचिन ने भी पहचान छुपाई, क्यों? मैंने पहचान छुपाई नहीं सर, नहीं, सचिन ने नाम बताया था, उन्होंने लिखा नहीं तो वो उनकी गलती है। सुबह सुबह पैसे मैं 500 हम देते थे, हम दोनों साथ में। जी, आपकी उम्र को लेकर भी एक सवाल बार बार खड़ा होता है। कोई कहता है कि आप 21 साल की हैं, कोई कहता है आप 30 साल की। आपकी उम्र है कितने साल की? मैं 27 साल की हूँ सर, और मेरे पापा ने शुरू मेरा आधार कार्ड पापा के नाम से शनाख्ती कार्ड बना हुआ था। डॉक्यूमेंट्स में 21 साल क्यों है? कम करा। मेरी बड़ी बहन की भी कुछ कागजों में 21 साल क्यों है? छोटी बहन की भी, वही तो बता रही हूँ। ये बात को बड़ा नहीं माना जाता। पाकिस्तान में तो लोग 8-8 साल की उम्र कम लिखवाते हैं, यहाँ भी ऐसा होता होगा। इस उम्र को लेकर मेरे पापा ने बनवाया था, कम एज थोड़ी लिखवाई, 6 साल मेरी कम या 5 साल कम लिखवाई गई थी। जी मैडम, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। आपने बार बार दावा कर रही है कि 10 से 17 मार्च के बीच आप नेपाल में आपने पशुपतिनाथ मंदिर में आपने विवाह अपना करा, शादी करी, लेकिन न्यूज 18 की टीम वहां पहुंची तो वहां पर आपकी एंट्री, आपके नाम की तो एंट्री नहीं है। आप तो मुस्लिम है और वहां पे मुस्लिम की शादी नहीं होती। एंट्री तो हमने कराई, तो मैं मुस्लिम हूँ, आपको पता थी, आपको पता है, या किसी और को पता था? सचिन और मैं साथ में थे, मैं इनकी पत्नी थी, तो किसी को ये पता नहीं था कि हमने वहाँ शादी करी या सिंदूर भरा, इन्होंने मुझे मंगलसूत्र पहनाया। हम मानती हूँ हमारा नाम रजिस्टर या कोई सब प्रूव नहीं है, पर मिल जाएगा। और रही बात शादी करने की, तो हमें कोई लंबी शादी नहीं थी, सिंपल सी थी। तो वहाँ पे किसी ने हमें मना भी नहीं करा था कि अब कह रहे यहाँ शादी नहीं होती, ये नहीं होता, किसी ने हमें कुछ भी नहीं कहा था। हम पूरा पशुपतिनाथ घूमे भी, उनकी छोटी छोटी चीजों की मैंने वीडियो बनाई। हाँ, वो वीडियो नहीं है हम पे, कोई सबूत नहीं, रजिस्टर नहीं है हम पे, क्योंकि हमें इतनी वहाँ की मालूमात नहीं थी। वैसे आप इतने सारे वीडियो बनाती हैं, वैसे आप इतने सारे वीडियो बनाती हैं, कई तरह के गाने गाती हैं, लेकिन आपने अपनी इतने इंपॉर्टेंट दिन का, शादी का, जिस प्यार का लिए आप कहते हैं कि आप फना होने को तैयार होगी, उस शादी का वीडियो नहीं बनाया आपने। क्या आपको लगता नहीं ये सवाल खड़े करता है कई सारे? उस शादी का वीडियो नहीं बनाया आपने? टिकटॉक में है, इंस्टाग्राम में नहीं है सर। अच्छा, टिकटॉक में तकरीबन मैंने 600 वीडियो बनाई होंगी। नहीं, वीडियो तो आपके कई सारे हैं। 600 मैंने वीडियो बनाई होंगी, हमारी छोटी छोटी चीज की, अच्छी बुरी, मोहब्बत की, वो इंस्टाग्राम की। नहीं, आजकल का जो दौर है, छींक मारने का भी लोग वीडियो बना लेते हैं। लेकिन मैडम, मेरा आपसे एक सवाल जो है वो ये है कि आपके जो पति हैं, जो कि पाकिस्तान में आपके पति थे, वो कह रहे हैं कि आप वो कह रहे हैं कि आप वापस आ जाइए, आप घर वापस आ जाइए, आपको मैं स्वीकार कर लूंगा। और अब अगर हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की एजेंसियां निर्णय लेती है आप वापस जाएंगे, तो क्या करेंगे? फिर गुलाम के पास जाना पड़ेगा? नहीं सर, वो गुलाम मुझे रखेगा भी नहीं, वो जान से मार देगा मुझे, मेरी बेटियों को जिंदगी खराब हो जाएगी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जब मैं, सचिन मेरे पति हैं, मैं यहाँ की बहू बेटी बनना चाहती हूँ, मुझे जितना कानून लगाया जाए मैं सहने को तैयार हूँ, जितने कानून लगाएंगे, मैं कानून के खिलाफ थोड़ा भी ना जाऊंगी, पर मुझे वापस भेजने की बात नहीं। ऐसा क्या है कि आप पाकिस्तान वापस ही नहीं जाना चाहती? जहाँ आप पली बड़ी वहाँ वापस नहीं जाना चाहती, ऐसा क्या है पाकिस्तान में? कुछ नहीं है सर, मेरी वहाँ जिल्लत की मौत है। मैं यहाँ आ गई, यहाँ इतने दिन गुजारे हैं, वहाँ मेरी जिल्लत की मौत के अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है मेरी जिल्लत। वहाँ के मुल्ला, कटर मुल्ला, आम लोग सब मुझसे नफरत कर रहे हैं, और आप नहीं जानते कितना बुरा हशर होगा मेरे साथ, और मेरे साथ तो होगा, मेरे बच्चों के साथ भी। यहाँ की जेल में फिर भी इनको अच्छी जिंदगी मिलेगी, वहाँ पाकिस्तान में इनके लिए बहुत खतरनाक, बहुत बुरा होगा इनके साथ। आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा। मैं रह के आई हूँ, मैं देख के आई हूँ, मुझे पता है। और यही वजह थी कि वहाँ मैं खुल के, मैं हिंदू धर्म में तो पिछले 1 साल से थी, कभी खुल के मैंने कोई बात ना करी। अगर सचिन की बात कभी किसी को थोड़ी भी पता लग जाती ना, पाकिस्तान की हिंदू से इतनी मोहब्बत करती हूँ, तो शायद मैं यहाँ तक आने के काबिल ही ना बचती। धन्यवाद। चलिए,
दोनों इस समय उठ गए हैं, लेकिन कई सारे और सवाल हैं जो कि सबके दिल में हैं और उन सवालों का हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इतने सारे वीडियो बनाती हैं, शादी के वीडियो को लेकर कंफ्यूजन है। उन पाकिस्तान में उनका परिवार कह रहा है और आसपास के पड़ोसी कह रहे हैं कि पबजी के थ्रू इन्होंने बाकी कई और लड़कों पे भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी है और उन पे भी शादी का दबाव बनाने की कोशिश करी है। बड़ी सारी पहेलियां हैं। ये कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई देती है। ये प्यार में फना होने की कहानी है या फिर कुछ और कहानी है, ये तो इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी पता लगेगा।